जोहार दोस्तों, मैं हूं रोशन टोप्पो और आप देख रहे हैं द ट्राइबल पॉडकास्ट विद रोशन टोप्पो। एक ऐसा मंच जहां हम अपनी संस्कृति, इतिहास और पहचान को समझते हैं। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं उरांव समाज के इतिहास पर। इसकी उत्पत्ति से लेकर आधुनिक युग तक के सफर को विस्तार से जानेंगे। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, बिनीता खाखा। ये इतिहास और समाज शास्त्र की बेहतरीन समझ रखती हैं और उरांव समाज की जड़ों को गहराई से जानती हैं। बिनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार और जय धर्म रोशन जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस चर्चा के लिए बुलाया। उरांव समाज का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली रहा है, लेकिन कई बार हमें इसकी गहराई से जानकारी नहीं होती। आज का यह संवाद इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। बिल्कुल, तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमारी पहचान की जड़ें जुड़ी हैं। उरांव समाज की उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। कुछ इसे आदिम मानव समुदायों से जोड़ते हैं तो कुछ इसे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देखते हैं। इतिहासकार इस पर क्या कहते हैं? देखिए, उरांव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने समुदायों में से एक है। हम मूल रूप से द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़े माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि कभी हम दक्षिण भारत में रहते थे, लेकिन समय के साथ हम झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल और बिहार के जंगलों में फैल गए। लेकिन क्या ये सच है कि उरांव लोग पहले राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बसे हुए थे? हाँ, यह सच है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि उरांव लोग कभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों में बसे हुए थे, लेकिन फिर हम नदी किनारे और जंगलों में बसने लगे। खासकर कोयल, दामोदर और सोन नदियों के किनारे हमारी बस्तियां विकसित हुईं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और उरांव समुदाय में काफी समानताएं हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता में कई ऐसे चिन्ह और प्रतीक पाए गए हैं जो कुडुख भाषा और संस्कृति से मिलते जुलते हैं। जैसे प्राकृतिक पूजा, सिंधु सभ्यता में पेड़ों और नदियों की पूजा होती थी, जो आज भी उरांव संस्कृति का हिस्सा है। गाय भैंस पालन और कृषि, उरांव लोग शुरू से ही कृषि प्रधान समुदाय रहे हैं। लोकगीत और नृत्य, सिंधु सभ्यता में भी लोक कला को बहुत महत्व दिया जाता था। यानी हमारी संस्कृति की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जब आर्यों का आगमन हुआ और द्रविड़ समुदायों को दक्षिण और पूर्व दिशा में खदेड़ा गया, यह इतिहास का एक ऐसा दौर था जिसने उरांव समाज की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। बिनीता जी, क्या आप हमें विस्तार से बता सकती हैं कि आर्यों के आने से उरांव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल रोशन जी, यह वह दौर था जब भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों और द्रविड़ों के बीच संघर्ष हुआ। मूलतः द्रविड़ लोग सिंधु घाटी और उससे जुड़े क्षेत्रों में बसे हुए थे, लेकिन आर्यों के विस्तार के साथ उन्हें नदियों, जंगलों और पहाड़ी इलाकों की ओर खिसकना पड़ा। भू सांस्कृतिक बदलाव। पहले उरांव लोग नदी किनारे और मैदानी इलाकों में रहते थे, जहां खेती और पशुपालन मुख्य आधार थे। लेकिन आर्यों के आक्रमण के बाद उन्हें दक्षिण की ओर जंगलों और पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। यही कारण है कि आज उरांव समाज मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश के जंगलों और पहाड़ियों में पाया जाता है। संस्कृति पर प्रभाव। उरांव समाज हमेशा से प्राकृतिक पूजा पद्धति का पालन करता रहा है। सूर्य देवता, धरती माता और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा करते हैं। लेकिन आर्यों के आगमन के बाद यह देखा गया कि बाहरी संस्कृतियों ने हमारे धार्मिक विश्वासों को असभ्य या अधूरा धर्म बताकर इसे कमजोर करने की कोशिश की। तो क्या इस समय पर जबरन धर्म परिवर्तन का भी दौर चला? हाँ, बिल्कुल। आर्यों ने अपने धार्मिक ग्रंथों के जरिए यह प्रचार किया कि जो लोग यज्ञ, अग्नि पूजा और वेदों का पालन नहीं करते, वे अधर्मी हैं। इसके चलते ओरांव, मुंडा, संथाल, गोंड जैसे कई आदिवासी समुदायों को अपने मूल धर्म से हटाकर ब्राह्मणवादी संस्कृति में शामिल करने की कोशिशें की गईं। लेकिन उरांव समाज ने अपनी पारंपरिक मान्यताओं को बचाए रखा। यह सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने इतने कठिन दौर में भी अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रखा। लेकिन बिनीता जी, क्या इस समय पर उरांव समाज को किसी तरह की हिंसा या संघर्ष का सामना करना पड़ा? जी हाँ, यह दौर संघर्षों से भरा था।
एक, जमीनों पर कब्जा। आर्यों ने कई उपजाऊ जमीनों को हथियाना शुरू किया, जिससे उरांव समाज के लोग खेती करने के लिए जंगलों और पहाड़ियों की ओर बढ़ने पर मजबूर हो गए। यह पहली बार था जब उरांव समुदाय पूरी तरह से जंगल आधारित जीवन शैली अपनाने लगे। 2, जाति व्यवस्था का प्रभाव। आर्यों ने समाज को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, जिसमें आदिवासियों को शूद्र या अछूत की श्रेणी में रखा गया। उरांव समाज हमेशा समानता और सामूहिक जीवन में विश्वास करता था, लेकिन इस नई व्यवस्था ने भेदभाव और सामाजिक असमानता को जन्म दिया। 3, संस्कृति और भाषा पर असर। आर्यों के प्रभाव से कई आदिवासी समुदायों ने संस्कृति, भाषा और पारंपरिक परंपराओं को खो दिया, लेकिन उरांव समाज ने अपनी कुड़ुक भाषा और परंपराओं को बचाए रखा। 4, न्याय और प्रशासन प्रणाली। उरांव समाज में न्याय पंचायतें होती थीं, जिसे हम आज भी परहा पंचायत या मांझी परिषद के रूप में देखते हैं। यह व्यवस्था बाहरी प्रभावों के बावजूद अब भी कायम है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आर्यों के आगमन के बाद उरांव समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी पहचान और संस्कृति को बचाना? बिल्कुल, यह संघर्ष आज भी जारी है। इतिहास में देखें तो आर्यों के आगमन के बाद कई आदिवासी समुदायों ने अपनी मूल संस्कृति और भाषा को खो दिया, लेकिन उरांव समाज ने अपनी भाषा, परंपरा और रीति रिवाजों को हर पीढ़ी में सहेज कर रखा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी आपने विनीता जी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटिश शासनकाल की, जब उरांव समाज को अंग्रेजों की नीतियों का सामना करना पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करते हैं, ब्रिटिश शासनकाल। यह वह दौर था जब उरांव समाज को कुली प्रथा, जबरन मजदूरी और जमीन हड़पने जैसी अन्यायपूर्ण नीतियों का सामना करना पड़ा। विनीता जी, क्या आप हमें विस्तार से बता सकती हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद उरांव समाज की स्थिति कैसी थी? बिल्कुल रोशन जी, ब्रिटिश शासन का उरांव समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह समय 3 बड़े बदलावों का गवाह बना। एक, कुली प्रथा और जबरन मजदूरी। अंग्रेजों के शासन में झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार और असम के आदिवासियों को कुली प्रथा के तहत जबरन मजदूरी के लिए ले जाया गया। हजारों उरांव युवाओं को चाय बागानों, रेलवे और कोयला खदानों में दास्ता जैसी स्थिति में काम करने पर मजबूर किया गया। उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। 2, जमींदारी और जंगल कानून। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीनें हड़पने के लिए जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। पहले उरांव समाज में जमीनें सामूहिक रूप से होती थीं, लेकिन अंग्रेजों ने स्थानीय राजा ठाकुरों को जमीन का मालिक बना दिया और उरांव लोगों को किसान से मजदूर बना दिया। साथ ही वन कानून बनाकर आदिवासियों के लिए जंगल में घुसना और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना अवैध घोषित कर दिया। 3, विद्रोह और प्रतिरोध। उरांव समाज ने इस अन्याय के खिलाफ कई विद्रोह किए, जैसे कोल विद्रोह। यह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। संथाल विद्रोह। इसमें उरांव, संथाल और मुंडा समुदायों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन उरांव समाज के लिए भी प्रेरणा बना। टाना भगत आंदोलन। ये आंदोलन गांधीवादी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया, जिसमें उरांव समाज की बड़ी भागीदारी रही। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में उरांव समाज ने बहुत अधिक संघर्ष किया, लेकिन अपनी पहचान को बचाए रखा? बिल्कुल, यह वह दौर था जब आदिवासी समाज अपने हक के लिए लड़ना सीख रहा था। अंग्रेजों की नीतियों ने उरांव समाज को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने संघर्ष और बलिदान के साथ अपने अधिकारों की रक्षा की। बहुत ही प्रेरणादायक इतिहास रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद उरांव समाज की स्थिति पर। अब हम चर्चा करेंगे कि 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद उरांव समाज के लिए क्या बदलाव आए। विनीता जी, आजादी के बाद उरांव समाज की स्थिति कैसी थी? आजादी के बाद एक तरफ तो आदिवासियों को कुछ कानूनी अधिकार मिले, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्थागत भेदभाव जारी रहा। एक, वन अधिकार और जमीन पर हक। 1950 के बाद आदिवासी क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची के तहत रखा गया, जिससे जंगलों पर कुछ हद तक आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित किए गए, लेकिन व्यवहारिक रूप से जंगल विभाग और सरकारी तंत्र ने इन अधिकारों को लागू नहीं किया। 2, शिक्षा और सरकारी योजनाएं। सरकार ने आदिवासियों के लिए आवासीय विद्यालय, EMRS, छात्रवृत्ति
और आरक्षण जैसी योजनाएं शुरू की, लेकिन इनमें भी कई चुनौतियां थीं। उरांव समाज के बहुत से लोग अब भी शिक्षा से वंचित थे। 3 आदिवासी अस्मिता का संघर्ष। 1950 के दशक में आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान के लिए संघर्ष जारी रखा। कुडुख भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई, जो अब तक अधूरी है। क्या आजादी के बाद उरांव समाज के सामने कोई नया संघर्ष खड़ा हुआ? हाँ, कई नए संघर्ष खड़े हुए। धार्मिक पहचान। आदिवासियों को जबरन हिंदू या ईसाई पहचान में बांटा जाने लगा, लेकिन उरांव समाज ने अपनी धर्म को बचाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। आर्थिक असमानता। खनन, उद्योग और जमीन अधिग्रहण की वजह से आदिवासियों को अपनी ही जमीन से विस्थापित किया जाने लगा। शहरीकरण और भाषा संकट। नई पीढ़ी के उरांव युवा अब शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे कुडुख भाषा और पारंपरिक रीति रिवाजों पर संकट मंडराने लगा। तो हमें यह समझना होगा कि आजादी के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई लड़ाई शुरू हुई। अपनी पहचान, भाषा और हक की लड़ाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधुनिक समय में उरांव समाज की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर। अब हम वर्तमान समय की बात करें तो उरांव समाज किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है? शिक्षा, राजनीति और रोजगार में उरांव समुदाय की क्या स्थिति है? देखिए, अगर हम शिक्षा की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में उरांव समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है। पहले जहां बहुत कम लोग स्कूल जाते थे, वहीं अब सैकड़ों की संख्या में उरांव युवा विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की ओर से एकलव्य मॉडल स्कूल, EMRS, ट्राइबल यूनिवर्सिटी और छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा में मदद मिल रही है। लेकिन अब भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी कमजोर है। कई होनहार छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। कुडुख भाषा में शिक्षा की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। अगर हम राजनीति की बात करें तो उरांव समाज के कई लोग आज जनजातीय राजनीति में सक्रिय हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल में कई उरांव नेता विधानसभा और संसद तक पहुँचे हैं। लेकिन मुख्यधारा की राजनीति में अब भी आदिवासी नेतृत्व को ज्यादा महत्व नहीं मिलता। रही बात रोजगार की, तो आज भी बड़ी संख्या में उरांव युवा खेती और मजदूरी पर निर्भर हैं। जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वे या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर शहरों की ओर पलायन करते हैं। बड़ी कंपनियों में उरांव समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी बहुत कम है। मतलब शिक्षा और रोजगार में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अब भी लंबा सफर तय करना बाकी है। बिल्कुल। अगर हम अपनी संस्कृति और पहचान को बचाते हुए आगे बढ़ें, तो हम समाज में एक नई पहचान बना सकते हैं। अब बात करते हैं उरांव समाज की सांस्कृतिक पहचान की। आधुनिकता के इस दौर में हमारी भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं किस हाल में है? यह एक बहुत ही जरूरी विषय है। कुडुख भाषा उरांव समाज की आत्मा है, लेकिन धीरे धीरे यह लुप्त होने के कगार पर है। नई पीढ़ी हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की ओर बढ़ रही है, जिससे कुडुख का उपयोग घटता जा रहा है। संस्कृति के अन्य पहलुओं में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक रीति रिवाजों को अपनाने वाले लोग कम हो रहे हैं। त्योहारों में अब पहले जैसी धूमधाम नहीं होती। पश्चिमी सभ्यता और मोबाइल संस्कृति का असर दिखने लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कई युवा अपनी जड़ों की ओर लौटने लगे हैं। कुडुख भाषा को बचाने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। सामाजिक मीडिया पर भी कई युवा कुडुख गीत, कहानियां और कविताएं शेयर कर रहे हैं। तो क्या हमें अपनी संस्कृति बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, हमें अपनी भाषा में ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, बच्चों को कुडुख सिखाना चाहिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे, उरांव समाज की धार्मिक पहचान। बिनीता जी, क्या आपको लगता है कि उरांव समाज धर्म के आधार पर बंट रहा है? हाँ, यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उरांव समाज में सरना, ईसाई और हिंदू 3 बड़े धार्मिक समूह हैं। दुर्भाग्य से ये तीनों गुट आपस में कभी कभी संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ लोग आदि धर्म, जिसे सरना भी कहते हैं, इसको को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग ईसाई धर्म के प्रभाव में आ गए हैं और अलग पहचान बना रहे हैं। कुछ लोग हिंदू संस्कृति को अपनाने लगे हैं। इसका असर यह हुआ कि समाज में एकता कमजोर हो गई।
हमें यह समझना होगा कि धर्म कोई भी हो, हमारी आदिवासी पहचान सबसे पहले आती है। अगर हम बंटते गए तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो हमें एकता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें आपसी मतभेदों को भूलकर एक साथ आना होगा और उरांव समाज की भलाई के लिए मिलकर काम करना होगा। अब अंत में सबसे जरूरी सवाल, उरांव समाज का भविष्य क्या होगा? हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? अगर हमें भविष्य में एक मजबूत समाज बनाना है तो हमें 3 बड़े कदम उठाने होंगे। एक, शिक्षा पर जोर दें। हर उरांव बच्चे को स्कूल भेजें और उच्च शिक्षा तक पहुंच दिलाए। कुडुख भाषा की पढ़ाई को बढ़ावा दें। 2, सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाए। त्योहारों और पारंपरिक संगीत नृत्य को पुनर्जीवित करें। कुडुख साहित्य, फिल्म और कला को बढ़ावा दें। 3, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बने। उरांव युवाओं को नौकरी और बिजनेस के लिए प्रेरित करें। समाज में एकता लाकर राजनीतिक ताकत बढ़ाएं। अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो उरांव समाज सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि भविष्य में भी मजबूत रहेगा। वाह, यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। विनीता जी, आपने उरांव समाज के इतिहास, संघर्ष, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं पर बहुत विस्तार से जानकारी दी। आशा करता हूं कि हमारे श्रोता भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोशन जी। और मेरा भी सभी उरांव भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए मिलकर काम करें। तो दोस्तों, यह था आज का विशेष इंटरव्यू पॉडकास्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कुडुख समाज को आगे बढ़ाते रहें।